या लेट्स वेरी ऑल जी एक नजर कोको किंग निकाल के जरा देखने दो जी आपने कौन सा सवाल है वो सर रिक्वायर्ड यूज जो लोन सर जी हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट जो है वो 72,000 ही है, लेकिन असल में हमने ये खरीदना है। हमारी जो परचेज रिक्वायरमेंट है वो 75,000, जो परचेज करना पड़ेगा हमें ताकि 72,000 बच जाए वो 75,000। ये खरीदना ना सही, तो रिक्वायरमेंट तो वो ठीक है, लेकिन वो रिक्वायरमेंट 96% है, तो 100% रिक्वायरमेंट क्या है, परचेज से वो करना पड़ेगा। जी तो और कंफ्यूजन तो नहीं कल से कैसी जा रही है पढ़ाई घर में सर, क्या पढ़ाई कल पढ़ते ही आप इतना पता ही नहीं चल रहा क्या क्या पढ़ा, वो सवाल हो रहे हैं मैंने क्या कौन से चलें 2 दिन क्वेश्चन और करेंगे। एक क्वेश्चन सुनेगा हॉकी लिमिटेड पेज नंबर 271 जी, ऑनलाइन स्टूडेंट से साथ है ना प्लीज, एक दो क्वेश्चंस पहले कर लें जरा, ये जो कोको किंग टाइप जो क्वेश्चन हुआ था ऑनलाइन स्टूडेंट्स का तो नहीं कोई क्वेश्चन रहेगा कल से रिलेटेड। ये हॉकी लिमिटेड के नाम से क्वेश्चन नंबर 2 है, पेज नंबर 271 कर ले स्टार्ट, जरा एक दो क्वेश्चन जरा कंप्लीट करना है। ये बाहर वाला दरवाजा बंद कर दें। हॉकी लिमिटेड इज एंगेज, रिक्वायरमेंट जरा देख लें नेक्स्ट पेज पे, एक पहली रिक्वायरमेंट बाकी फिर बाद में देख लेते हैं। ये क्यों जहन में रखे पड़े, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जहन में रखे पड़े। Hockey Limited Hockey Pakistan Limited is engaged in the manufacturing of a single product H2 which requires the chemical AT. Presently HPL follows a policy of placing bulk order of 60,000 kgs of AT. However, HPL's management is presently considering to adopt economic order quantity model for determining the size of purchase order of AT. क्या खरीद के क्या बनाया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस सर, H2 शायद फिनिश गुड्स का नाम है, उसमें केमिकल रिक्वायर्ड है AT। प्रेजेंटली 60,000 kgs का बल्क ऑर्डर दिया जाता है, AT के 60,000 kgs का बल्क ऑर्डर दिया जाता है। मैनेजमेंट चाह रही है कि कंसिडर किया जाए कि EOQ के मुताबिक कितना ऑर्डर देना चाहिए। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, ये पेज नंबर 271 की। Following information is available in this regard. Average annual production of H2 is 45,600 units. Production is evenly distributed throughout the year. Each unit of H2 requires 10 kgs of AT. Cost is 200 rupees per kg of AT. 5% of the quantity purchased is lost during storage. Annual cost of procurement department is purchase department 26,88,000. Next further underline करें 65% of the cost is, यहाँ एक डिसीजन मेकिंग हो रही है, ऑर्डर साइज क्या रखें,
264 पेज पे जाना। कुकिंग वाले क्वेश्चन में कल पॉइंट नंबर 3 मेरे पास सेंटेंस आया था, पढ़िएगा जरा क्या। द वेरिएबल, वहां वेरिएबल ही गिवन थी। असल में अगर परचेज डिपार्टमेंट की कोई फिक्स कॉस्ट है, वो हमारे ऑर्डर साइज के साथ चेंज नहीं होगी, तो उसने तो फिर एज इट इज ही रहना है। तो वहां बताई ही कौन सी थी, यहाँ है जरा। तो ये डिसीजन मेकिंग टाइप चीज हो रही है इसमें, तो आपने वही कॉस्ट लेनी है जो आपके डिसीजन से रिलेटेड रेलिवेंट हो जाएगी। तो यहाँ उसने पहले टोटल बताई है शायद एनुअल कॉस्ट, और 65% फिर उसने वेरिएबल बताया, सेग्रीगेशन हो जाएगी। 35% पे जो फिक्स कॉस्ट है वो हमसे रेलिवेंट नहीं रहेगी, जो एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट है। अगर कोई इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट हो वो डेफिनेटली फिर रेलिवेंट होती है, ठीक है। बहरहाल अगर हमें ना पता हो कि ये वेरिएबल है या फिक्स है, फिर तो शायद हम यही अज्यूम करेंगे कि रेलिवेंट ही है, अनलेस हमें इंफॉर्मेशन मिल जाए। अब बाकी आगे चले, मैं वर्किंग कर लेता हूँ। 80 is stored in a third party warehouse at a cost of 6.25 रुपीज पर केजी, लेकिन पर कल भी आया था शायद, मल्टीप्लाई बाय 12 कर लेंगे, पर एनम। HPL's cost of financing is 8% per annum। पेज नंबर 260 पे जाना। पेज नंबर 270 पे जाए, ऊपर होल्डिंग कॉस्ट की जो एक लिस्ट बनी है उससे सबसे पहली वाली लाइन पढ़ें। कॉस्ट ऑफ कैपिटल टाइड अप, या कैसे इंकर होती है या कैसे, या पैसे नहीं है तो लोन लेके स्टॉक खरीदेंगे तो इंटरेस्ट इंकर हो जाएगी, और या अपने पैसे अगर इस्तेमाल किए तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट कम हो जाएगी। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग द स्टॉक में कॉस्ट ऑफ कैपिटल टाइड अप वापस आए। तो ये कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग जो है ये होल्डिंग कॉस्ट का पार्ट है, लेकिन ये कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग हमें पर यूनिट चाहिए होती है, पर यूनिट पर एनम। तो ये 8% जो है, ऊपर जाए पॉइंट नंबर 2 में 200 रुपया ढूंढना जरा। हमें 200 रुपए का एक केजी खरीद के रखना होगा, तो 200 क्या है कॉस्ट, मल्टीप्लाइड बाय फिर 8% करके हमारे पास एक यूनिट की फाइनेंसिंग कॉस्ट आए करेगी। तो ये जो फाइनेंसिंग कॉस्ट है किससे रेट मल्टीप्लाई होना, सेल प्राइस से नहीं, परचेज प्राइस से। कॉस्ट प्राइस परचेज प्राइस, परचेज प्राइस से क्या होना, आपने किस प्राइस पे खरीदना होगा, परचेज कॉस्ट पे खरीदना है तो उसी के हिसाब से फिर हमें पैसे चाहिए होंगे। तो सेल प्राइस से मल्टीप्लाई नहीं करना, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 8%, आपके पास फाइनेंसिंग कॉस्ट भी आ जाएगी जो अपने होल्डिंग कॉस्ट का पार्ट बन जाएगी। तो पॉइंट नंबर 4 और 5 में होल्डिंग कॉस्ट दी हुई है, एक तो स्टोरेज के एंगल से दी हुई है थर्ड पार्टी वेयर हाउस, और फिर एक फाइनेंसिंग कॉस्ट के एंगल से दी हुई है। इसके साथ जरा लिखना पेज नंबर 260। बात समझ आ गई वैसे। ये 200 रुपए का अगर आपने रॉ मटेरियल खरीदना है तो अगर अपने पैसे लगाएंगे तो फिर भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगी, अगर अगर अपने पास पैसे नहीं है तो इंटरेस्ट इंकर करके अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग द स्टॉक बन जाएगी। हर एक वर्किंग करने इकोनॉमिक ऑर्डर कॉन्ट्री जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आता है नहीं। पहला मेन आज का काम ये है कि फार्मूला कम से कम फाइनल कर लें, ये डिफाइन करें फार्मूला, लिख लें। डिवाइडेड बाय प्लस ब्रैकेट ओपन स्मॉल ब्रैकेट, अंदर कुछ नहीं खाली ब्रैकेट खोली है। फार्मूला लिख लें सर, लिख लें, अगर जुबानी याद हो गया तो लिख लें एक दफा। के लिमिटेड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जी सर, 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर ऑर्डर की एक वर्किंग कर, 2-3 लाइनें रख लेंगे डोनेटेड।
किस डिपार्टमेंट का खर्चा ऑर्डरिंग कॉस्ट के एंगल से निकल आता है? परचेजिंग डिपार्टमेंट, बिल्कुल ठीक होगी। कॉस्ट पर ऑर्डर फुल कंसंट्रेट करना है, फिगर्स निकालना आसान नहीं है। 2688 ढूंढना, मल्टीप्लाइड बाय 65% करके रेलिवेंट कॉस्ट निकालना। आंसर आ गया 1747200। इट इज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रिक्योरमेंट ऑफिस। ठीक है, 264 पेज पे जाए। कल कोको किंग वाले क्वेश्चन में भी आपने कॉस्ट पर ऑर्डर निकाला, सोच के बताएं कैसे निकाला होगा। नहीं देख लेना, देख लेना, फिगर्स बोल दे, फिगर्स बोल दे, फिगर्स बोल दे। अब 6 मिलियन की जगह तो ये फिगर आ गई, डिवाइड बाय क्या किया था, वहां नंबर ऑफ ऑर्डर्स गिवन थे, इधर आके जरा ढूंढे नंबर ऑफ ऑर्डर्स के। यहाँ नंबर ऑफ ऑर्डर्स डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ ऑर्डर्स आते कैसे हैं? नहीं अगर ईओक्यू लेवल पे होंगे तो ईओक्यू के ऑर्डर्स आ जाएंगे, ईओक्यू तो हम शायद निकाल रहे हैं, वरना किसी भी ऑर्डर, जो भी ऑर्डर साइज एग्जिस्टिंग होगा, एनुअल डिमांड डिवाइड बाय ऑर्डर साइज करेंगे तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ जाएंगे। तो आपके पास कोई ऑर्डर साइज है इस वक्त? ढूंढने जरा एक मिनट। एक 60,000 क्या है? एक एग्जिस्टिंग सिचुएशन में ऑर्डर साइज है। अगर कहीं से हमें एनुअल डिमांड मिल जाए, अगर एनुअल डिमांड मिल जाए, अगर एनुअल डिमांड मिल जाए तो आप नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकाल लेंगे। ऑर्डर्स गिवन थे कल वाले सवाल में, लेकिन आज वाले क्वेश्चन में ऑर्डर्स गिवन नहीं है। तो एक वर्किंग कर लें जरा, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, और नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे आएंगे? एनुअल डिमांड डिवाइड बाय ऑर्डर साइज। अब ऑर्डर साइज इस वक्त हमें पता है किसी को? 60,000, लेकिन एनुअल डिमांड अब आपने निकालनी है। अब एनुअल डिमांड निकालनी किसकी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। एटी की वर्किंग हो रही है या H2 की हो रही है? एटी की वर्किंग हो रही है, एटी, एटी रॉ मटेरियल खरीदना है आपने, तो ढूंढे जरा एनुअल डिमांड। ये वर्किंग कल जैसी है, कोशिश करें, हो जाना हो जाना हो जाना, कल से शायद इजी है। जी फैसल एक मिनट। 45,600 यूनिट्स H2 के हैं, हर यूनिट को 10 kg रिक्वायर्ड है। ऑब्वियसली नहीं, एक मिनट जरा, 4,56,000 kgs रिक्वायर्ड होंगे, लेकिन क्योंकि लॉस होने हैं तो खरीदने ज्यादा पड़ेंगे। तो कल वाली वर्किंग है, अब कितने % लॉस होना? किस चीज का? परचेज का? नहीं, पहले परचेज ही बोल रहे हैं। आप परचेज क्वांटिटी इनपुट करेंगे या रिक्वायर्ड क्वांटिटी इनपुट करेंगे? अगर लॉस नहीं फिर तो ठीक है, लेकिन अदरवाइज परचेज क्वांटिटी इनपुट करनी पड़ेगी। अब ये बचानी है या ये टोटल लगानी है? इतनी बचनी चाहिए, वरना 10 यूनिट्स 10 kg चाहिए 45,600 kg, सॉरी 45,600 यूनिट्स को। तो ये अब सॉर्ट ऑफ बॉक्स बनाया अपने जहन में, ये रिक्वायर्ड है या इनपुट है? ये रिक्वायर्ड है, वापस जाना आपने। बाकी सिंपल, आई होप कि रिपीट होता है बार बार। डिवाइड बाय 95 into 100, तो व्हाट इज फॉर 80,000? एनुअल रिक्वायरमेंट कह लें, डिमांड कह लें, किसकी? अरे रॉ मटेरियल लिखे बाकी। हाँ जी, आ जाएंगे। जी ठीक है, फैसल मेरा 8 ऑर्डर्स, ठीक है। फॉर 80,000 डिवाइडेड बाय 60,000 ऑर्डर साइज, आंसर इज 8 ऑर्डर्स। 8 ऑर्डर्स। अब इन 8 ऑर्डर्स से क्या पता चल जाएगा? कॉस्ट पर ऑर्डर। तो यूज करें जी, 218
एक नजर रिवाइज कर लें, देखने को फिगर कोई कंफ्यूजन हो रही है। जी नोटेड है प्लीज। चलें सर, अब कॉस्ट ऑफ ऑर्डर आ गई, एनुअल डिमांड भी शायद आ गई। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 218 400 मल्टीप्लाइड बाय 480,000 क्या रह गया? होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ढूंढने सिंपल है बच्चेंगे, इस सवाल में मुश्किल नहीं है, ढूंढने तो 1 मिनट लगाए। सिंपल है, हो जाना। होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, पर यूनिट, यहाँ पे यूनिट कौन सा है? केजी पर एनम। स्टोरेज कॉस्ट है एक तो, लेकिन वो 6.25 में प्रॉब्लम क्या है? पर मंथ है, मल्टीप्लाइड बाय 12 तो 75। उसके बाद फाइनेंसिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है, बोल दें एक दफा जरा। परचेज कॉस्ट इनटू 8%। अब ये रेट ऑलरेडी पर एनम है, आंसर 16 आई थिंक। 91 इज होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। इज इक्वल टू, ये 48,000 यूनिट्स, अगर 80 के एंगल से सोचा जाए तो केजीस। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज क्लियर। प्लीज क्लियर है सर। बी रिक्वायरमेंट इंडिविजुअली करने वाली है, एक मिनट पढ़ के बताएं क्या करेंगे। वो नंबरिंग जरा थोड़ी सी सही कर लीजिएगा, वो नंबर 3 हो गया, बी पार्ट है। सप्लायर ऑफ 80 has offered discount of 5% of the quantity per order is increased to 1,20,000 kgs। एडवाइस क्या करेंगे, कैसे एडवाइस देंगे? एक ईओ के लेवल पे और एक लाख करेंगे वर्किंग, इंडिविजुअली करनी है। प्लीज इंडिविजुअली करना।
जी ठीक है फैसल, आगे करें। जी ईओ की लेवल पे होगी वर्किंग? क्या आंसर आया? 100003368000 डिस्काउंट लेवल पे करना। हाँ जी, उसमें एक जगह चेंज आना जाके तो। हाँ जी, जरा सोच लें, तो कल भी शायद बात हुई है, कॉस्ट बदल रही है। पहले जो 200 रुपए का एक यूनिट आ रहा था, 200 रुपए का जो यूनिट आ रहा था, अब 190 का आएगा, और अकॉर्डिंगली फिर फाइनेंसिंग कॉस्ट 190 रुपीज के एंगल से हो जाएगी। कल भी शायद हुई है बात, में एक छोटे सवाल में आई थी बात। 200 रुपए से मल्टीप्लाई होके 16 रुपए आया था ना, तो 200 की जगह अब फिगर बदल जानी है। ये कर ले फाइनल, आप फिर मैं फिगर्स लिख देता हूँ। हाँ जी, अगर किसी ने कंप्लीट कर लिया वो कंक्लूजन भी ड्रॉ करे। जी 90.2 समझ आ गया? कंक्लूड करेंगे, इनका आंसर आ गया, इंग्लिश में लाइन लिखी लिखा करें यार, ऐसे डरा ना करें। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ आई फिगर 90.2 सॉरी, ये चेंज क्यों हो गई? कॉस्ट प्राइस बदलने से क्लियर हो गया? जी टोटल करना 97485600। जी डिस्काउंटेड लेवल पे बचत हो रही है जी। कंक्लूजन, वी शुड अवेल डिस्काउंट बाय ऑर्डरिंग 1,20,000 यूनिट्स पर ऑर्डर। ठीक है फैसल, वर्ड डिफरेंट हो सकते हैं जी। ओके जी, वर्किंग कर ली, इन्होंने कर ली। पेज पीछे जाए, रोमा हब्स के नाम से क्वेश्चन पढ़ना शुरू कर दो, पेज नंबर 270। स्पीड अप होना सर, क्वेश्चन कंप्लीट करो। जो बोर्ड पे लिखा हुआ है कंप्लीट है?
कोई कंफ्यूजन? हाँ जी सॉरी, रिक्वायरमेंट सी पे है। एनी प्रैक्टिकल लिमिटेशंस ऑफ ईओक्यू के ज़हन में आएंगी? हाँ जी वही है, वही जो अजम्पशंस हैं वो प्रैक्टिकल लिमिटेशंस इसलिए हैं क्योंकि रियल लाइफ में तो वो तीनों चीजें ही हैं। लाइक जरा जाएं तो 262 पेज पे, 262 पेज पे जरा जाएं। पहली अजम्पशन क्या थी? अब पहली कमी ये है कि रियल लाइफ में तो डिस्काउंट मौजूद है, तो देयर इज अ bulk purchase discount in reality. However, EOQ assumes that there is no bulk purchase discount. Number 2, order lead time is constant or known. कल बात हुई है कि अनसर्टेनिटीज हो सकती हैं और उस वजह से फिर बफर स्टॉक्स भी रखने पड़ते हैं। और सी पढ़ा, एनुअल डिमांड कांस्टेंट भी एक assumption है, एनुअल डिमांड भी हैजर्ड हो सकती है। ठीक है, तो वही जो assumptions है वही लिमिटेशन। आगे वापस पेज नंबर 270, इसको होमवर्क लिखा था, इसका सी का आंसर पढ़िएगा जाके, सी के साथ होमवर्क लिख 272। ये ठीक है फैसल, बिल्कुल सही कह रहा है। अरोमा हर्ब्स एक सीरियस क्वेश्चन आ गया, इसमें जरा वर्किंग जरा ज्यादा। अरोमा हर्ब्स डील्स इन हर्बल टी। द टी इज इंपोर्टेड, प्लीज पेज नंबर 270, एक पेज पीछे। टी इज इंपोर्टेड ऑन 6 मंथली बेसिस, अंडरलाइन। साल में कितनी दफा? द मैनेजमेंट इज कंसिडरिंग टू अडॉप्ट a stock management system based on economic order quantity model. In this respect, following information has been gathered. Annual sale of tea is estimated at 60,000 kgs at the rate of 1260 per kg. ये sale price है. Sales are evenly distributed throughout the year. यहाँ तक तो पढ़ा आपने ऊपर से, पता है ट्रेडिंग बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग। क्या खरीद के बेचा जा रहा है? हाँ जी, मतलब टी ही खरीदी जा रही है और टी ही बेची जा रही है, लेकिन लोकली खरीदने की बजाय इंपोर्ट की जा रही है, तो ट्रेडिंग बिजनेस है। नंबर 2, सी एंड एफ का मीनिंग लिखना था, ये शायद पहले कभी बात नहीं हुई। सी एंड एफ का मतलब होता है कॉस्ट एंड फ्रेट। अगर आप इंपोर्ट करें तो कॉस्ट प्लस ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस, फ्रेट मिला के एक वैल्यू आती है, उससे फिर सी एंड एफ करते हैं। सी एंड एफ स्टैंड फॉर कॉस्ट एंड फ्रेट, कॉस्ट प्लस फ्रेट। फ्रेट किसे कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन रास्ते का किराया। C&F value of the tea after 10% discount is rupees 900 per kg. Before 10% discount? जी ठीक है। Custom duty and sales tax are paid at the rate of 20% and 15% respectively. Sales tax paid at the import stage is refundable. Custom duty part बनेगी, लेकिन sales tax क्यों नहीं part बनेगा? Refundable है, अलग से ट्रीट होगा। Number 3, use of EOQ model would reduce the quantity per order. मतलब खुद बता रहा है कि EOQ मॉडल से हमारे क्वांटिटी पर ऑर्डर कम हो जाएगी, जिसकी वजह से एज ए रिजल्ट बल्क परचेज डिस्काउंट वुड रिड्यूस फ्रॉम, खत्म नहीं होगी, एक 10% से 8% रह जाएगी। प्रैक्टिकली अब EOQ में assumption क्या है, लेकिन रियल लाइफ है कि देयर मे बी बल्क परचेज डिस्काउंट, तो EOQ लेवल पे भी कितनी डिस्काउंट रहेगी, कितने से लेकिन कम हो जाएगी। ठीक है। नंबर 4, assumptions हो रही वायलेट, प्रैक्टिकली डेफिनेटली हो सकती हैं। कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग द स्टॉक इज 1% पर मंथ है, कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग होल्डिंग कॉस्ट है, बाकी वो ठीक है पर मंथ है, इंटू 12 कर लेंगे, लेकिन ये 1% मल्टीप्लाई किससे होगा? कॉस्ट से। हाँ जी वो ठीक है, जो कॉस्ट बनेगी। ऊपर फर्स्ट लाइन में जाए 1260 के है, हाँ जी सेल प्राइस है, तो सेल प्राइस से मल्टीप्लाई नहीं होना, जो भी कॉस्ट प्राइस वो इंशाल्लाह भी निकालते हैं, उससे मल्टीप्लाई होना है। कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग ने अपनी चीजें खरीदनी है,
एनुअल स्टोरेज कॉस्ट इज एस्टिमेटेड एट 320 पर केजी। अब इसका तो बताया नहीं भाई, पर मंथ है पर एनम है। कहाँ लिखा है? नहीं लिखा है, वो सामने लिखा है अज्यूम कोई नहीं, एनुअल लिखा है, पहले लिखा है सर, कमाल हो गई, अज्यूम यार खुदा का नाम है। एनुअल परचेज कॉस्ट इज एस्टिमेटेड है 320 पर केजी, वो ठीक है, शायद आपकी बात ठीक है, लेकिन बहरहाल एनुअल पहले लिखा हुआ। एडमिन कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग एन ऑर्डर, एक ऑर्डर को प्रोसेस करने का खर्चा 90,000 है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स वो रिड्यूस दिस कॉस्ट बाय, मतलब पॉइंट नंबर 3 में जाए जरा, ईओक्यू की वजह से क्वांटिटी पर ऑर्डर कम होनी थी, उससे फिर ऑर्डर्स बढ़ने थे, ऐसे ही है। नीचे है पॉइंट नंबर 6 में, ऑर्डर बढ़ने की वजह से फिर कोई ऑर्डरिंग कॉस्ट में 10% कमी आनी है। पहले कितनी है? 90, रिवाइज सिचुएशन में 10% कम होनी है। लास्ट पॉइंट, एच मेंटेन्स अ बफर स्टॉक इक्वल टू द 15 डेज सेल, बफर स्टॉक इक्वल टू द 15 डेज सेल। एक सेकंड के लिए पेज नंबर ढूंढे, 62 जरा चेक करें, 62 पे क्या मिलता है? नहीं 62 नहीं, थोड़ा सा आगे 82 जरा देखें। थोड़ा सा पीछे जाए, 80, इसके लास्ट लाइन देखें, 80, पेज नंबर 80, एक सॉल्ट लेदर के नाम से 79 है, 79 सॉरी 79 की लास्ट लाइन पढ़े, ये काम एक दफा पहले भी आपने जिंदगी में किया हुआ है। एक महीने का स्टॉक, सेल का जो सेल होना है, एक महीने की सेल स्टॉक में रखनी है, तो इसका तरीका क्या होगा कि जो सेल है उसे डिवाइड बाय 12 कर लिया जाए और मल्टीप्लाइड बाय अकॉर्डिंगली जितने मंथ्स का रखना है। तो वहां मंथली था, तो यहाँ वापस आए, यहाँ 15 दिन है, कैलकुलेटर उठाएं, 60,000 पहली लाइन में देखें, 60,000 के है, तो 60,000 डिवाइड बाय 365, अब डेज में तो 365 कर लें, अगर वो कहे एक महीना तो मेरा फिर मंथ्स में वर्किंग कर लें, डिवाइड बाय 365 मल्टीप्लाइड बाय 15, ये क्या निकल आएगा? ये क्या निकल आएगा? हाँ, ये बफर स्टॉक की क्वांटिटी उसने देने की बजाय बफर स्टॉक की इंफॉर्मेशन दे दी है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये ऑनलाइन सोर्स क्लियर है? एक नजर डाटा पढ़ लें फिर अभी शुरू करते हैं। ऑनलाइन सोर्स बात समझ आ गई? प्लीज अभी लास्ट लाइन, रिक्वायरमेंट पढ़े जी पहली, ईओक्यू पढ़ ले, डाटा कंप्लीट कर लें आप, एक दफा दोबारा देख लें। शुरू करें, ईओक्यू फॉर्मूला 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर ऑर्डर ढूंढे, गिवन है, ढूंढेंगे 90,000 गिवन है, बस एक काम करना है, मल्टीप्लाइड बाय 90% शायद होना, 81,000, 10% ऑर्डर कॉस्ट ने कम होना है, मिल गया, मल्टीप्लाइड बाय एनुअल डिमांड ढूंढे, एनुअल डिमांड ढूंढे 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 कोशिश करें, एनुअल डिमांड, एनुअल डिमांड 60,000 ठीक है, 60,000 ठीक है। इसमें क्वेश्चन हो सकता है आपकी तरफ से, आई एम एक्सपेक्टिंग क्वेश्चन। लॉस, लॉस, कौन सा लॉस? कौन सा लॉस? नहीं, अगर हो जाता तो ठीक है, बट हुक्म करें कितना लॉस होना है, जाने दे खुदा के लिए, इतना अच्छा सवाल, इससे अच्छे, इससे कम अच्छा करें। नहीं, वो तो बेटा इन्फॉर्मेशन होगी तभी लॉस है, देयर इज नो इन्फॉर्मेशन एज सच की लॉस होना।
हाँ जी, एक अच्छा सवाल ये वाला है, जरा लास्ट लाइन में स्टॉक नहीं रखना, स्टॉक नहीं रखना सर। हाँ जी हाँ जी ठीक है, नहीं मतलब स्टॉक भी तो रखना, नहीं स्टॉक भी रखना, क्या खरीदना पड़ेगा स्टॉक रखने के लिए? तो 60,000 तो बेचना है, तो स्टॉक भी तो रखना है। सवाल ठीक है, लेकिन हाँ जी आखिरी लाइन पढ़े जरा। ये स्टॉक ना मेंटेन है, मेंटेन का मीनिंग ओपनिंग क्लोजिंग सेम होगा। अपने जेन में जरा एक स्टॉक अकाउंट बनाया जरा, आपने एक फिगर सॉल्व किया अभी जरा, बफर स्टॉक की जरा क्या कैलकुलेट हुआ था? 24 समथिंग, 2466, 2466 का जो स्टॉक है बफर स्टॉक, ये मेंटेन होने का मतलब ओपनिंग भी होगा क्लोजिंग भी होगा, देयरफॉर सेल ही परचेज होगी। एक स्टॉक अकाउंट बना लें जरा जिन, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक सेल ही देयरफॉर परचेज हो जाएगी, क्योंकि स्टॉक्स कांस्टेंट है। तो असल असल चीज शायद ये है, अगर फॉर एग्जांपल एक फर्स्ट ईयर बिजनेस हो या बफर स्टॉक में वेरिएशन आ जाए, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक्स डिफरेंट हो जाए, फिर डेफिनेटली एक वेरिएशन आने की वजह से स्टॉक अकाउंट भी बन सकता है। तो मेंटेन होने की वजह से वी अज्यूम कि क्या किसके बराबर है, सेल नहीं, मतलब वो तो इक्वल होने की वजह से, स्टॉक मेंटेन होने की वजह से सेल ही परचेज है। क्लियर है? क्लियर है सर? बाकी एक वर्किंग रह गई है, कॉस्ट ऑफ होल्डिंग द होल्डिंग 1 kg पर एनम। हाँ ये वर्किंग करें जरा छोटी सी, ये करवानी है प्लीज। जी ढूंढे जी, होल्डिंग कॉस्ट में क्या क्या आना है? होल्डिंग कॉस्ट पर केजी पर एनम, पर केजी पर एनम। स्टोरेज कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट 320 एज इट इज आना, एनुअल है, पर केजी भी है एनुअल भी है। दूसरी चीज, नहीं नहीं दूसरी चीज फाइनेंसिंग कॉस्ट। अब फाइनेंसिंग कॉस्ट की वर्किंग जरा मेरे साथ सुन लें। पॉइंट नंबर 2 और 3 ने अप्लाई होना है, कंसंट्रेट करना पड़ना फुल। कैलकुलेटर पे लिखना 900, 900 की गेम चलाएं। हाँ जी ऑलरेडी ये 90% है। हाँ जी दो तरीके हो सकते हैं, 900 डिवाइड बाय 90 ठीक है, इनटू 100 करके टोटल भी आ सकता है। लेकिन नीचे जाए जरा पॉइंट नंबर 3 में, डिस्काउंट ने 10 से 8% होना है, तो रिवाइज सिचुएशन में शायद 92 हो जाना है। तो 900 डिवाइड बाय 90 इंटू 92 हो सकता है, 90 से 92 होना है, 2% डिस्काउंट ने कम हो जाना है। क्या आंसर आ रहा है? क्या आंसर आ रहा है? लेकिन इसमें पॉइंट नंबर 2 में वापस जाए, कोई खर्चा और भी जमा होना है, कस्टम ड्यूटी या सेल्स टैक्स। तो जो फिगर आई है मल्टीप्लाइड बाय 1.2 हो सकती है, कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर देना है। 900 डिवाइड बाय 90 ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 92 ठीक है, लेकिन यहां तक तो सी एंड एफ वैल्यू आ जाएगी, और मल्टीप्लाइड बाय 1.2 क्यों कह रहा हूँ, कस्टम ड्यूटी 20% है, तो 120% अमाउंट हो जाएगी। और सेल्स टैक्स को कंसिडर क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वो रिफंडेबल है, कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। एक फाइनली वर्किंग करवा दें, 900 डिवाइड बाय 90 इंटू 92 इंटू 1.2, यहाँ तक आंसर आ जाएगा 1104, बट मल्टीप्लाइड बाय 1%, लेकिन 1% पर मंथ रेट है, इंटू 12। ये तो डिवाइड बाय 12 नहीं होता यार रेट, होता है। कब होता है? जब पर एनम रेट हो और आपने मंथली में कन्वर्ट करना हो, तो पर मंथ रेट है, मल्टीप्लाइड बाय 12 करके फाइनेंसिंग कॉस्ट पर केजी पर एनम बन जाएगी। ये पूरी वर्किंग समझ आ गई? पूरी वर्किंग समझ आ गई सर? ठीक है, तो इंशाल्लाह आ जाएगी। वन 32.48, हाँ जी टोटल हो जाएगा 452.48। तो ये फाइनेंसिंग कॉस्ट मल्टीप्लाई होनी किससे है?
मल्टीप्लाई होनी किससे है? परचेज कॉस्ट से, और परचेज कॉस्ट डिटरमिन करनी पड़ी हमें। नहीं है, 452.48 हो गया। आप लोग कंप्लीट करें, बाकी मेरा ख्याल इशू नहीं है। ये वाले स्टूडेंट्स आप लोगों को क्लियर हो गए? डिवाइड बाय 90 into 92 एंड सो ऑन। जी सॉल्व कीजिएगा। 4635 kgs, राउंड ऑफ करना पड़ेगा, कर लें। सेकेंड रिक्वायरमेंट पढ़े, जो लोग पढ़ लें जरा कंडी सोचें क्या करेंगे। कौन से दोनों यार, कौन से दोनों? कहते हैं सेविंग बताएं ईओक्यू को अडॉप्ट करके, तो ईओक्यू की वर्किंग आप कर लेंगे एनुअल कॉस्ट की, उससे कंपेयर किससे करेंगे? एग्जिस्टिंग क्या है? एग्जिस्टिंग ऑर्डर साइज भी है, साल में 2 दफा ऑर्डर है, तो 60,000 डिमांड है, 30,000 ऑर्डर साइज है एग्जिस्टिंग। करें वर्किंग अब एहतियात से कीजिएगा, इसमें फिर गेम है। करें हिम्मत, बिस्मिल्लाह पढ़े। जनरल स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आ रही है? फर्स्ट पैराग्राफ में 6 मंथली बेसिस पे इंपोर्ट हो रही थी पहले, इज इंपोर्टेड की जाती है, और देयर फॉर 480 डिमांड है, सॉरी 60,000 डिमांड है, तो सेमी एनुअली 6 मंथली बेसिस पे इंपोर्ट हो रही है, तो 2 ऑर्डर्स होंगे एग्जिस्टिंग सिचुएशन में 30,000 के। समझ आ रहा है? करें वर्किंग बी पॉइंट। करें करें इंडिविजुअली करें, 2 मिनट में बैठो।
थोड़ा सा राउंड ऑफ हुआ सर, वैसे भी बफर स्टॉक है, बफर स्टॉक की वजह से नहीं आएगा। और अगर बफर स्टॉक वैसे तो पता नहीं लिया है कि नहीं आपने, लेकिन अगर बफर स्टॉक नहीं भी लेंगे तो राउंड ऑफ हुआ हुआ, थोड़ा सा फर्क फिर भी आना है। बफर स्टॉक लेना वैसे, अब कल होगी बात ये, तो बफर स्टॉक जब लेंगे तो फिर डेफिनेटली वॉल्यूशन हो जाएगी, तो मैच नहीं करेगी फिर। करें करें कंप्लीट करें। 69 समथिंग क्या, नहीं परचेज कॉस्ट बड़ी देर से आ गई, वो मैं कर लेता हूँ सही, मेरा मेरा छोड़ो, मेरा गलत ही रहने दे। अच्छा है आपको गलत नजर आए, बाद में काट के ठीक रहेगा। जी जी जी, वो तो उसने मेंटेन रखा हुआ, तो इन इन आइदर ऑफ द केस, नहीं नहीं सेल तो सेम ही है, सेल तो सेम ही है। नहीं वो तो डिवाइड बाय 12 साल में, फिर अगर 12 महीने लेंगे आप, तो हर महीने में आप 30 दिन ले रहे हैं, फिर 360 दिन है। सर ना करें, खुदा के लिए कितना बड़ा फर्क डाल दिया सर, ना करें। साल के 12 महीनों को अगर आप जरूरत देंगे 30 से, तो 360 दिन बनते हैं, कोई इशू नहीं सर, बनने दें। मुझे जागना होगा। बफर स्टॉक की क्वांटिटी बताइए कितनी थी, 2466। अब अपना कार्ड के 25, 2466 ना कर दीजिएगा, 2500 ठीक है। और डेज में कर रहा हूँ वर्किंग यार, डेज में अगर कह रहा तो 365 से डिवाइड कर, अब डिवाइड बाय 12 करके आधे महीने का स्टॉक निकाला। क्यों, वो तो लिखा हुआ तो फिर होता है। साल में कितने दिन होते हैं, 360। वो तो क्वेश्चन में अगर कहा हो कि 360 लेने, फिर वो फिर लेने होते हैं। लिखा हुआ है एन ऑर्डर ही है। और यार पर ऑर्डर कह रहा है यार, ये होगी 452.48। 10 ऑर्डरिंग कॉस्ट 1048,544। नहीं क्या दोबारा बता दो, 54 कैरिंग कॉस्ट 69.24। क्या कहाँ परचेज प्राइस है,
परचेज प्राइस पे भी निकाली तो है 1104, जिसकी बेस पे फाइनेंस कॉस्ट आई है फैसल। जी कैरिंग कॉस्ट कोई कर रहा है वर्किंग? कैरिंग कॉस्ट कैसे आती है? ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2 प्लस बफर स्टॉक और मल्टीप्लाइड बाय, आंसर बताइएगा। 2164 438, ये तो फिगर्स मैच होती हैं। किस चीज की? और नहीं नहीं, वो डिस्काउंट का इस पे इफेक्ट नहीं है, बफर स्टॉक का बस मसला है। कैलकुलेटर पकड़ने, 4635 डिवाइड बाय 2 इंटू 452.48 करें। अभी भी मैच नहीं हुआ। नहीं अभी भी मैच क्यों नहीं हुआ? आपने जो 4635 निकाला ना, तो उसको राउंड ऑफ किया। नहीं नहीं वो नहीं है यार, बस अभी वो मसला नहीं है। ई क्यू जब आपने आंसर लिखा है राउंड ऑफ किया है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली मैच है। सिर्फ किसकी वजह से डिफरेंस है? वो नहीं यार, ई क्यू की वजह से नहीं है, बफर स्टॉक की वजह से। सिर्फ बफर स्टॉक ना हो बीच में तो फिगर तकरीबन मैच है, बाकी जो डिफरेंस है वो राउंडिंग ऑफ का। बात क्लियर है प्लीज मेरी? ये टोटल कीजिएगा। वो सही वो कर लेते हैं यार, कमाल है। आप मेरी फिगर ठीक करवाई जा रहे हैं। ये ले ठीक है, मैं कर देता हूँ। बताएं फिगर के परचेज प्राइस बताइए। 6624 ठीक है वैसा। और जाने नहीं यार, मैंने तो जानबूझ फिगर लिखा था कि बच्चों का गलत हो, आइंदा से देख के ना लिखा करें। अब अपनी फिगर निकालें सर जी, टोटल कीजिएगा। 12 क्लियर हो गया? 694534 वैसे फिगर ठीक नहीं लग रही है। 69452982 आपकी भी ठीक है। आप ना बढ़ाइए, आपने 2500 लिया हो, आपका भी ठीक। बफर स्टॉक बेटा वो होता है जो एक्स्ट्रा आपने रखा हो ताकि स्टॉक आउट ना हो। अगर अनसर्टेनिटी हो डिमांड और लीड टाइम में, तो बफर स्टॉक आपने रखा होता है ताकि स्टॉक आउट सिचुएशन ना हो। और फिर बफर स्टॉक रखेंगे उसकी भी होल्डिंग कॉस्ट इंकर होगी। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 15 डेज का बफर स्टॉक रखा जाना। जी रिवाइज वर्किंग करें जी, रिवाइज वर्किंग करें, और उसमें सीरियस इश्यूज है। ये पैसल कल भी आया यार। कोको किंग देखें, ईओक्यू लेवल पे भी बफर स्टॉक रखा हुआ है, क्योंकि प्रैक्टिकली अगर ईओक्यू में आप जाएंगे भी तब भी प्रैक्टिकली अनसर्टेनिटीज होती हैं। वो तो अजम्पशन है, लेकिन अजम्पशन प्रैक्टिकली वायलेट हो जाती हैं। ठीक है, बफर स्टॉक समझ आ गया प्लीज? कोको किंग देखें यार, ये तो चीजें अब रिपीट हो रही हैं। इंडिविजुअली करें सर जी, आपको कहने का मकसद ये होता है कि जरा खुद सोचें, आप लोग बातें करने शुरू हो जाते हैं। जी बफर स्टॉक फाइनल हो गया सर। एनुअल कॉस्ट एट एग्जिस्टिंग सिचुएशन, व्हाट इज द ऑर्डर साइज? बाकी आप करें बाकी, मुझे बस ऑर्डर साइज बता दें। फर्स्ट पैराग्राफ देखें, 6 महीने बाद ऑर्डर दिया जा रहा था, तो ऑर्डर साइज इज 30,000। 60,000 एनुअल डिमांड, और 2 दफा साल में सेमी एनुअली 6 मंथली। ऑर्डर साइज 30,000।
वर्किंग करें मुझे फाइनल आंसर बताना। नहीं काइंडली इंडिविजुअली करें यार, दिस इज नॉट द वे, प्लीज काइंडली। खैर है, गलत हो जाए। फिगर्स में चेंज आना है, कंसंट्रेट करना आपने, गलती से ना डरें, गलतियां करने से सीखेंगे। आप लोग जो ट्राई नहीं करते, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। परचेज प्राइस बदल जाएगी। कॉस्ट पर ऑर्डर 90 पे चली जाएगी। जी नाम सब ठीक है, 1,00,000 ठीक है। कैरिंग कॉस्ट पर केजी पर यूनिट बदल जाएगी। क्यों? परचेज कॉस्ट उसमें चेंज आ रही है वंस अगेन। स्टोरेज कॉस्ट एज इट इज रहेगी 320। करने का बाइंड अप करना, मैं एक मिनट दो। जी को रिवाइज परचेज कॉस्ट निकाली किसने? कितनी? हाँ जी 1080, 900 इंटू 1.2, 1080 मल्टीप्लाइड बाय 1% इंटू 12, आंसर 129.6, टोटल हो गया 449.6। नहीं 7.8 तो समथिंग नहीं, मतलब 728 है शायद। परचेज प्राइस फाइनली आ जाएगी 64.8 मिलियन। कैरिंग कॉस्ट मेरा ख्याल आएगी, अच्छा आप कैरिंग कॉस्ट बता रहे, 7852 714। टोटल कॉस्ट बोर्ड से आएगी। छा गए सही है, कैलकुलेटर देके लिख लें। एक मिनट ठहरिए सर, मैं जरा स्लो स्लो जा रहा हूँ, क्या हो गया मेरे पे इतना बोझ क्यों डाल रहे हो? जिनके ख्याल में उन्होंने क्वेश्चन कर लिया, आप क्वेश्चन नंबर 3 ढूंढें जरा यहाँ। ऑर्चिड लिमिटेड के नाम से ये पढ़ने जरा इंडिविजुअली। चलो करें काइंडली, सही वाइंड अप करें जी। मिस लास्ट लाइन में से फिगर लिखवाना चाहे आप लिखवा दो।
और सर जी इधर ढूंढने सवाल नंबर 3 है यार, कमाल हो गई। 3 सवाल हैं, 2 हो गए। सवाल नंबर 3 का पेज ढूंढे। 7 to 8 3 2 7 1 4। चलो ठीक, ये कंक्लूड करना जी, कंक्लूड। सेविंग मांग रहा है, अमाउंट बल्कि मांग रहा है, सेविंग की अमाउंट बताएं एग्जामिनर को। अमाउंट ऑफ सेविंग, अमाउंट ऑफ सेविंग इज डिफरेंस ने 3379 732। Amount of saving is by adopting EOQ. Any confusion? Online students, page number 273 पे ऑर्चिड लिमिटेड पढ़े जरा न्यूजली। कोई लिख तो नहीं रहा प्लीज, बोर्ड पे जो है नोट तो नहीं हो रहा। जी सर, ये ऑर्चिड लिमिटेड, ऑर्चिड लिमिटेड इज अ ट्रेडिंग कंसर्न, कंसंट्रेट कीजिएगा। It is planning to implement EOQ model from 1st April 2019. OIL deals in 4 products, each of which is purchased from a different supplier. To compute EOQ for one of its products beta, following data has been gathered. हर प्रोडक्ट्स में से एक प्रोडक्ट की बात हो रही। एक्चुअल डाटा फॉर द लास्ट ईयर रिलेटिंग टू बीटा। फर्स्ट पैराग्राफ देख के बताएं, क्या लास्ट ईयर में EOQ यूज हो रहा था? प्लानिंग है कि यूज किया जाए। तो लास्ट ईयर का डाटा पहले पढ़ें। एनुअल सेल, सेफ्टी स्टॉक, ट्रांजिट लॉसेस एज अ परसेंटेज ऑफ परचेजेस। अभी थोड़ी देर पहले हॉकी लिमिटेड की है, वहां जाए जरा। पॉइंट नंबर 2 देखें, यहां भी लॉस की परसेंटेज परचेज के साथ है, वहां भी परचेज के साथ है। फर्क थोड़ा सा बस ये है कि यहाँ ये जो कसम देख रहे हैं हम, इसमें रस्ते में लॉस है, वहां शायद हमारे अपने स्टोर रूम में लॉस है, वरना दोनों में लॉसेस की परसेंटेज किसके साथ लिंक्ड है? परचेजेस के साथ। तो वही स्टोरी बन जानी। व्हाट इज 100? परचेज ही 100, 10 फिर लॉस है। एवरेज होल्डिंग कॉस्ट पर मंथ 5 लाख रुपए। एवरेज होल्डिंग कॉस्ट पर मंथ पर यूनिट 80 रुपए। दोनों में क्या फर्क है? यहां से क्या निकाला जा सकता है? नहीं, पर एनम तो निकाला जा सकता है मल्टीप्लाई 12 करके, लेकिन दोनों को इकट्ठा का देखा जाए तो यहां से जो यूनिट्स रखे हुए हैं वो भी निकल सकते हैं। जरा सॉल्व करें जरा, ये कौन से यूनिट्स होंगे? तो रखे हुए यूनिट्स को क्या कहते हैं? स्टॉक। जो यूनिट्स रखे हुए हैं स्टॉक है। स्टॉक कितना रखा होगा कि हर स्टॉक के यूनिट की इतनी कॉस्ट है, ये बन गए 6250 यूनिट्स होंगे। हर यूनिट को रखने की कॉस्ट 80 है और 5 लाख रुपए बना हुआ है। अच्छा, इसमें ये परेशानी नहीं होनी चाहिए, पर मंथ डाटा है। आप जरा एक सेकंड इसे पर एनम बनाएं।
एक सेकंड कीजिएगा जरा। 5 लाख को 12 करेंगे तो 60 लाख, नहीं दोनों को कर लेना जरा, दोनों पर मंथ है। तो 60 लाख डिवाइडेड बाय 960 एक मिनट करें तो आंसर सेम ही आएगा। असल में दोनों पर मंथ है। अगर फॉर एग्जांपल कोई एनुअल ये जो एवरेज कॉस्ट है ये फॉर एग्जांपल पर एनम होती और नीचे पर मंथ होता तो फिर शायद आपको अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना पड़ना था, क्योंकि दोनों पर मंथ ही हैं, इसलिए यहाँ से हम यूनिट्स निकाल सकते हैं जो स्टॉक में रखे गए होंगे। इन यूनिट्स को रखने की कॉस्ट आती है जो स्टॉक में रखे हो। नेक्स्ट उसके बाद क्या था, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स इशूड फॉर बीटा, 40 यूनिट ऑर्डर थे बीटा के। नंबर 2, total cost of purchase department for the last year amounting to rupees 45 lakh which included fixed cost of 350,000। अब यहाँ से क्या करेंगे, अभी थोड़ी देर पहले बात हुई है, डिफरेंस ले लेंगे, वेरिएबल आ जाएगा। एंड अ टोटल ऑफ 100 परचेज ऑर्डर्स इशूड ड्यूरिंग द लास्ट ईयर। ऊपर जाएं टेबल में दोबारा, 40 के और 100 के, वो सिर्फ बीटा के हैं, 4 प्रोडक्ट्स हैं। तो यहाँ से शायद बड़े इजीली पॉइंट नंबर 2 से हम कॉस्ट पर ऑर्डर निकाल सकते हैं। बताएंगे ना कैलकुलेट करके? जी ठीक है फैसला, वो देख लेंगे, लेकिन अभी काइंडली डाटा पढ़ लें फिर देखते हैं। सिंपल है सर जी, सिंपल। 45 लाख में से 13,50,000 माइनस कर दें, क्या आ गया ये? रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ परचेज डिपार्टमेंट आ गई, डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 31,500 कॉस्ट पर ऑर्डर आ रही है। नेक्स्ट पेज पे अब लिखा प्रोजेक्शंस फॉर द नेक्स्ट ईयर। पिछले पेज पे कौन सा डाटा पढ़ा आपने? तो लास्ट ईयर से अब नेक्स्ट ईयर की तरफ आ रहे हैं। इंक्रीज इन सेल वॉल्यूम, क्वांटिटी में 25% इजाफा होगा सेल क्वांटिटी में। वॉल्यूम, वॉल्यूम किसे कहते हैं? यूनिट्स। सेफ्टी स्टॉक 2500 होगा, पिछला डेटा देखें 2000 था। ट्रांजिट लॉसेस एज अ परसेंटेज ऑफ लॉस 10% की बजाय 6% होगा। इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन ऑल कॉस्ट 10% होगा। कल परसों होपफुली आपने XY लिमिटेड रिवाइज किया है, तो इन्फ्लेशन ऑफ डिफरेंट कॉस्ट आइटम्स डिफरेंट भी हो सकती है, 5%, 7%, 8%, 10%। यहाँ क्या कहता है? 10% है सब इन्फ्लेशन जो भी है रेलिवेंट, उनकी कॉस्ट की इन्फ्लेशन 10% है। लास्ट सेंटेंस, क्लोजिंग इन्वेंट्री किसको निकाल के? वेरीज इन लाइन विद द सेल वॉल्यूम। इसी पेज पे स्टार्ट में है 25% अगर सेल वॉल्यूम ने बढ़ना है तो क्या क्लोजिंग इन्वेंट्री ने भी 25% ही बढ़ना है? किसने किसके साथ बदलना है? सेफ्टी स्टॉक को निकाल के जो क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी उसने वॉल्यूम ऑफ सेल के साथ चेंज होना है। इट मींस अगर सेल्स ने बढ़ना है तो स्टॉक ने भी अकॉर्डिंगली एडजस्ट होना है, बढ़ना है। आए वर्किंग करें, क्या निकालना क्या है? EOQ करंट लेटेस्ट ईयर का, लास्ट ईयर का या नेक्स्ट ईयर का? ये पहले ये डिसीजन लेंगे, डाटा पढ़ के बताया तो उसने हुआ नहीं। कर ले हिम्मत कर ले। लास्ट ईयर का डाटा यूज करेंगे या नेक्स्ट ईयर का? जहां जहां जरूरत पड़ेगी फिर लास्ट ईयर से नेक्स्ट ईयर में आएंगे। EOQ अडॉप्ट करने का प्लान बन रहा है, फार्मूला बताएं जी। कॉस्ट पर ऑर्डर बता दें, सिंपल है सिंपल है सिंपल है। नहीं 31500 फाइनल करें ना, कंसंट्रेशन देखें सारा डाटा। ये सबका डाटा अगर अलग दिया तो अलग ही करना पड़ना।
जी वर्किंग करवाएंगे अभी आपने की है कॉस्ट पर ऑर्डर की 45 लाख माइनस 1350 डिवाइडेड बाय 130 31,000 यही। अब ये कॉस्ट पर ऑर्डर है किस साल की? नेक्स्ट ईयर में है, तो नेक्स्ट ईयर में ऑर्डरिंग कॉस्ट में चेंज तो नहीं आ रहा? हाँ जी, कॉस्ट में इन्फ्लेशन आनी है, नहीं बाकी तो चेंज कोई नहीं है। 1.1 कहाँ से ले रहा हूँ? 10% इन्फ्लेशन, इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑल कॉस्ट, अप्रोक्सीमेटली आंसर इज 34650। नेक्स्ट वर्किंग, नेक्स्ट वर्किंग एनुअल डिमांड। अब एनुअल डिमांड की बहस शुरू करें। हाँ जी सिंपल है, लेकिन जो थोड़ी देर पहले आपने किया और जो इस वक्त हो रहा है थोड़ा सा फर्क आएगा इसमें। रीजन क्या है सोचें जरा, करना क्या है, पहले हेडिंग लिख लें एनुअल डिमांड। जी एनुअल डिमांड, सेल कितनी है एनुअल? 72,000। इसमें कोई इजाफा तो नहीं है? कैसे करेंगे? 1.25 कर लें, 90 आ गया। अब 90,000 में कोई प्रॉब्लम क्या? नहीं, लॉस से पहले एक प्रॉब्लम क्या, स्टॉक्स भी हैं, स्टॉक्स भी हैं लेकिन वो डिफरेंट भी हैं, वो भी चेंज होने हैं। अरोमा हब्स में जाए जो भी क्वेश्चन नंबर 1 की है, उसमें बस बफर स्टॉक था और उसने मेंटेन होना था 15 दिनों का, 15 दिनों का स्टॉक मेंटेन होना था। यहाँ बफर स्टॉक भी चेंज हो रहा है, ढूंढने जरा। पहले 2000 था, 2500 है, और लास्ट लाइन में है क्वेश्चन की लास्ट लाइन, क्लोजिंग स्टॉक ने भी बढ़ना है सेल्स के साथ। तो यहाँ स्टॉक्स डिफरेंट होने की वजह से आपकी सेल और परचेज क्वांटिटी डिफरेंट हो जाएगी। ये भी ट्रेडिंग बिजनेस है, लेकिन सेल और परचेज डिफरेंट क्यों हो जाएगी? क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक सब डिफरेंट हो जाने हैं। तो एक मेरा ख्याल बेस्ट ये रहेगा कि स्टॉक का लेजर रिवाइज करने देना, एक स्टॉक का लेजर बना लें सोचते हुए। 4 चीजें गिनवा दें ट्रेडिंग बिजनेस समझ के। ओपनिंग परचेजेस, हाँ जी, सेल अमाउंट्स की बजाय अगर यूनिट्स में कर लें, ओपनिंग स्टॉक की क्वांटिटी, परचेजेस क्वांटिटी, सोल्ड क्वांटिटी एंड क्लोजिंग क्वांटिटी, हर एक लेजर बनवा दें। एक लास्ट ईयर का बनाएंगे या नेक्स्ट ईयर का? ये भी फाइनल रखें जेन में, नेक्स्ट ईयर का, नेक्स्ट ईयर का। तो सोल्ड लिखवाएं पहले, छोड़ दें इसलिए ना करें, पहले समझ लें। सोल्ड यूनिट्स कितने होंगे? कैसे? 72 इंटू 1.25, 90 ये हो गए, लिखे। ओके जी, प्लीज 90 नेक्स्ट ईयर के एंगल से वर्ड लिखना ब्रैकेट में, नेक्स्ट ईयर। अब नेक्स्ट ईयर के एंगल से कोई ब्रॉड डाउन स्टॉक ढूंढे, नहीं सिर्फ 2000 नहीं है। अभी शायद हमने वर्किंग कर भी दी हुई। पहले ये बता दें, मैं ये जो ब्रॉड डाउन कह रहा हूँ ये किस साल का स्टॉक ब्रॉड डाउन बनना है? लास्ट ईयर का स्टॉक नेक्स्ट ईयर में ब्रॉड डाउन बनना है। तो लास्ट ईयर के डेटा में जाए और शायद आप देख चुके हैं कि स्टॉक पड़ा हुआ है, सोचो जरा एक मिनट। फिर सीधी फिगर आई हुई है, पढ़े पढ़े जरा डेटा। लास्ट ईयर में कोई स्टॉक पड़ा था सर 6250 है मेरा ख्याल। क्या जो स्टॉक रखा हुआ है उसमें सेफ्टी स्टॉक भी होगा?
या उसमें प्लस करेंगे? क्या होल्डिंग कॉस्ट उस पर भी इंकर हो रही होगी जो सेफ्टी स्टॉक है? अभी वर्किंग किया, जरा दोबारा जाए क्वेश्चन नंबर 1 में। क्या अगर सेफ्टी स्टॉक हो तो उसे मिला के होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट होती है? तो 6250 ढूंढने जरा पेज नंबर 273 पे। क्या था ये 6250? यही यूनिट्स है। और क्या इन यूनिट्स में फिर सेफ्टी स्टॉक भी होना चाहिए? उसकी वजह बताएं। होल्डिंग कॉस्ट पर मंथ एंड होल्डिंग कॉस्ट पर मंथ पर यूनिट। क्या 6250 में 2000 आ रहा होगा? ये इसमें प्लस कर लें, उसमें भी होल्डिंग कॉस्ट इंकर हो रही होगी। नहीं 6250 है क्या? नहीं 6250 क्या है? एक स्टॉक है जो रखा, होल्डिंग किसकी होती है? स्टॉक की होनी है। तो 6250 में 2000 क्यों शामिल होगा? क्योंकि जो होल्डिंग कॉस्ट हमने निकाली है, होल्डिंग कॉस्ट में सेफ्टी स्टॉक की होल्डिंग कॉस्ट भी तो होती है। जी जी एवरेज होल्डिंग कॉस्ट इन यूनिट्स की है, ये तो एवरेज आने की जगह नहीं एवरेज वो आपकी बात ठीक है, लेकिन अब लास्ट ईयर के एंगल से सोचा जरा। लास्ट ईयर के एंगल से हमें ओपनिंग का डाटा नहीं पता। अब ये जो यूनिट्स होंगे थ्रू आउट द ईयर होल्ड हुए होंगे। नहीं एक मिनट जरा, अगर थ्रू आउट द ईयर होल्ड हुए होंगे तो उसका मीनिंग सारा साल होल्ड हुए होंगे। इट मीन साल के शुरू में भी होंगे और साल के एंड में भी होंगे और ड्यूरिंग द ईयर भी होंगे। इन्हीं यूनिट्स पे हमने होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट की है। तो शुरू से लेके एंड तक लास्ट ईयर ये हमारे पास यूनिट्स पड़े होंगे। तो एंड पे जो स्टॉक के यूनिट्स होंगे वो हमारे नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग हो जाएंगे। पढ़ ले आराम से पढ़। नहीं खत्म तो कब होंगे? जब हम इन्हें इस्तेमाल करेंगे या बेचेंगे। क्या ये लास्ट ईयर के एंड तक पड़े रहे हैं? नहीं यार, वो तो लेकिन हम ये उस पर थोड़ी ले रहे हैं। क्या सेफ्टी स्टॉक पड़ा रहता है? पड़ा रहता है, बिल्कुल ठीक है, पड़ा रहता है। लेकिन ये जो मैं बना रहा था ना, मैंने जो क्वेश्चन बताया था वो मैं पूरे साल की बस एनुअल रिक्वायरमेंट बना रहा था, पूरे साल में इतने। लेकिन क्या ये हो सकता है कि हमने इस साल कुछ एक्स्ट्रा खरीद लिया जो अगले साल इस्तेमाल होने? ये भी तो हो सकता है। यकीनन रिक्वायरमेंट एनुअल जो है वो अगर फॉर एग्जांपल आपकी 12,000 है, मैं एंड तक क्यों मारा था? हम अज्यूम कर रहे थे कि स्टॉक नहीं रखा हमने, लेकिन यहाँ बफर स्टॉक भी है, अनसर्टेनिटीज है। और नंबर 2, जो बफर स्टॉक के अलावा जो बाकी ऑर्डर साइज होता है, ऑर्डर साइज का जो हाफ होता है वो भी तो पूरा साल पड़ा रहता है। पूरा साल उसकी बेस पे भी तो स्टॉक आता है। नहीं एवरी निकालते क्यों निकालते? क्योंकि होल्ड होना होता है। नहीं क्लोजिंग जीरो कब होगा? देखिए अगर आप एग्जैक्टली उतना ही खरीदेंगे जितना आपको पूरे साल में जरूरत है फिर तो जीरो हो जाएगा। लेकिन क्या ये हो सकता है कि आप अपनी रिक्वायरमेंट से ज्यादा इसलिए खरीद लें कि नेक्स्ट ईयर यूज होना? अब वरना तो आपका जो आंसर है, ये अपनी फिगर सॉल्व करें जरा। 5 लाख डिवाइड बाय 80 जो है, इसका आंसर आना चाहिए था 2000। अगर तो हमने सिर्फ बफर स्टॉक रखा होता तो आंसर पे 2000 आना चाहिए था। लेकिन यहाँ हमारा आंसर क्या आ रहा है? इसका मतलब हमने कुछ अपनी रिक्वायरमेंट से ज्यादा खरीदा होगा तो स्टॉक में रखा होगा। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ये जो 6250 इसमें 2000 तो है, लेकिन एक्स्ट्रा अगर आ रहा है तो इसका मतलब हमने अपनी रिक्वायरमेंट से पिछले साल खरीदा ज्यादा होगा जो पिछले साल इस्तेमाल नहीं हो सका होगा। एहतियात के तौर पे कितना रखा हुआ, लेकिन उससे ज्यादा कितना और नजर आ रहा है? ये क्यों आ रहा है? ये हमने खरीदा होगा लेकिन पिछले साल इस्तेमाल नहीं होने की वजह से अगले साल आएगा। अब ठीक है, मैं अगर इस एग्जैक्टली उतना खरीदूं जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है फिर क्या होगा? अगर हम एग्जैक्टली उतना खरीदें जितना हमारी रिक्वायरमेंट है फिर तो ये एंड में जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर हम अपनी रिक्वायरमेंट से इसलिए ज्यादा ले लें कि बाकी अगले साल इस्तेमाल हो जाएगा, तो फिर स्टॉक भी पड़ा हो सकता है इन एडिशन टू द बफर स्टॉक। बफर स्टॉक क्यों रखा होगा? मेंटेन रखने के लिए। लेकिन अगर एक्स्ट्रा खरीद लिया है जो पिछले पीरियड में नहीं इस्तेमाल हो सका, तो वो भी स्टॉक में बचा हो सकता है। वो इसलिए नहीं कि हमने एहतियातन रखा हुआ, वो इसलिए कि अगले साल यूज हो जाना। अब क्लियर है मेरी बात? ये क्लियर हो गई अभी है? बस दोबारा देख लें आप लोग। 5 लाख क्या है और 80 क्या है, दोबारा सोचें।
नहीं देखिए ना, हमने 5 लाख डिवाइड बाई 80 किया, एक बार दोबारा करना जरा, 5 लाख और डिवाइड बाई 80, एक आंसर आ रहा है। इस आंसर का मीनिंग क्या है? ये जो खर्चा हुआ ये इतने यूनिट्स को रखने की वजह से खर्चा हुआ। तो असूलन तो रखे होने चाहिए थे 2000, लेकिन यहाँ इसका मतलब कुछ हमने इजाफी रखा हुआ है जो फिर नेक्स्ट पीरियड में ओपनिंग बन जाए। नहीं, अगर ये 2000 ना बताया तो ये स्टॉक होता, फिर अगर सेफ्टी का जिक्र ना होता तो शायद हम अज्यूम करते कि सेफ्टी के अलावा अदरवाइज पड़ा जो मैं बता रहा हूँ। सेफ्टी स्टॉक तो तभी पता चलेगा अगर वो बताएगा, वरना सेफ्टी स्टॉक जरूरी नहीं कि रखा हो आपने। ये हमने ज्यादा ना भी लिए फिर भी सर ये तो एवरेज होल्डिंग कॉस्ट तो सेफ्टी स्टॉक से ज्यादा ही आएगी, क्योंकि उस साल भी तो इस्तेमाल होने हैं। नहीं सर, ये होल्डिंग कॉस्ट है क्या? आप ऑर्डर साइज लेते हैं और डिवाइड बाय 2 कर लेते हैं, और अगर कोई बफर स्टॉक है तो उसे प्लस कर लेते हैं। इन यूनिट्स में फिर हमारी होल्डिंग कॉस्ट इंकर होनी होती है। होल्डिंग कॉस्ट के इंकर होने का मतलब ये है कि इन यूनिट्स को हमने होल्ड किया होगा, इसलिए होल्डिंग कॉस्ट आ रही है। होल्ड का मीनिंग अब क्या है? ये स्टॉक में पड़े हैं, अगर थ्रू आउट द ये स्टॉक में पड़े हैं तो साल के एंड में फिर ये पड़े हैं तभी ओपनिंग बनेंगे। थ्रू आउट पड़े, अब थ्रू आउट का पड़े का मीनिंग क्या है? नहीं, एवरेज से पढ़े, लेकिन एवरेज पढ़े होने का मीनिंग क्या है? पूरा साल में ऑन एवरेज पढ़े, ठीक है ना? यहाँ तक बात आपकी ठीक है। अब क्या हम अपने यूनिट्स को एग्जैक्टली उतना ही खरीद रहे हैं जितने हमारी रिक्वायरमेंट थी, हम डिफरेंट खरीद रहे हैं? हो सकता है हम उतने ही खरीद रहे हो जितनी हमारी रिक्वायरमेंट थी, और हो सकता है हमने कुछ एक्स्ट्रा खरीद लिए जो अगले साल यूज होने। अब हमारा यहाँ से ये डाटा ये कहता है कि हमारे पास सेफ्टी स्टॉक 2000 है, सेफ्टी स्टॉक तो 2000 ही है ना, तो 2000 मल्टीप्लाइड बाई 80 करें, एक मिनट रख रहे हैं, 2000 मल्टीप्लाइड बाई 80 की आंसर क्या आएगा? नहीं, 1,60,000 आएगा। सर कैलकुलेटर अलाउड है सर, 16 लाख प्लीज नहीं आना। 1,60,000, फिर इसका मतलब हमारी होल्डिंग कॉस्ट होनी चाहिए थी अगर सिर्फ सेफ्टी स्टॉक पड़ा है, लेकिन एक्स्ट्रा यूनिट्स भी मेंटेन हुए हैं। वो हमें कैसे पता चल रहे हैं? 5 लाख से पता चल रहा है। तो हमारा 5 लाख का जो खर्चा है वो 80 रुपए पर यूनिट के हिसाब से है, तो यहाँ 6250 यूनिट्स पड़े हुए। जी जी, अब ये भी हो सकता है ना कि हमने वो पिछले साल मींस ओपनिंग स्टॉक भी 6250 में डेफिनेटली पिछले लास्ट ईयर जो है, लास्ट ईयर ओपनिंग स्टॉक का इफेक्ट भी आ रहा होगा। हो सकता है लास्ट ईयर ओपनिंग स्टॉक का इफेक्ट भी आ रहा हो। तो चले आगे, अब सोच ले दोबारा, पूरी वर्किंग कर लेते हैं। बाकी लोग क्लियर है जी? क्या क्लियर है, क्या क्लियर है? किस साल के यूनिट्स हैं ये स्टॉक का लेजर कंप्लीट करवाएं। 6250 में 2000 यूनिट्स हैं, तो 6250 नेक्स्ट ईयर के एंगल से क्या होगा? ब्रॉट डाउन, ठीक है। ये किस साल के यूनिट्स में किस साल लिख रहा हूं? लास्ट ईयर के यूनिट्स नेक्स्ट ईयर लिखने, क्वेश्चन के जरा वर्ड सही पढ़ना है। लास्ट ईयर से हम नेक्स्ट ईयर में आ रहे हैं, तो इसकी फिगर कैसे आई हुई है सॉल्व करना। 5 लाख डिवाइड बाय 80 इज इक्वल टू 6250। चले कैलकुलेटर पकड़े और अब सीडी निकाल के दिखाएं, पॉइंट नंबर 4 पढ़ के ये कंप्लीट करके उठेगा तो हैं भाई 5 मिनट। नहीं, अब ये वाली वर्किंग तो सही कर। पॉइंट नंबर 4 अप्लाई करें, क्लोजिंग ने बदलना है किसके साथ? सेल वॉल्यूम के साथ, लेकिन किसके बगैर, किसके अलावा? ये करें ये वर्किंग, आंसर बताएं जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स। सिक्स टू माइनस कुछ करना है इसमें से? सर जी माइनस करना है सर, बफर स्टॉक माइनस करके मल्टीप्लाइड बाय 1.25। ये 1.25 कहां से आया? इससे तो सेल वॉल्यूम बढ़ना था, और क्लोजिंग स्टॉक ने भी किसके साथ वेरी करना है? सेल वॉल्यूम के साथ, प्लस यहां तक क्या आ जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक विच वेरीज इन लाइन विद द सेल एक्सक्लूडिंग बफर स्टॉक, तो प्लस करेंगे
2000 प्लस करें या 2500? नेक्स्ट वाला पेज देखें, नेक्स्ट ईयर। अब सेफ्टी स्टॉक कितना रखने का प्लान है? सेफ्टी स्टॉक कितना रखने का प्लान है? अगर सेफ्टी स्टॉक सेम रहना होता तो फिर क्या करता? तो 2000 पहले माइनस क्यों किए? ताकि इंक्रीज का इफेक्ट आ जाए। बाद में अगर 2000 ही होते तो प्लस कर लेते हो, प्लस 2500 है तो रिवाइज अब ऐड हो जाएगा। समझ आ गया प्लीज? 7813 राउंड ऑफ कर लीजिएगा प्लीज जी। परचेजेस 91563, लेकिन इसमें फिर गेम है, ट्रांजिट लॉसेस वाली स्टोरी ढूंढना है। ट्रांजिट लॉसेस का मीनिंग बताएं। रास्ते में लॉस, ये फिगर आ गई सबकी? अब रास्ते में अगर लॉस है तो ये कौन सी परचेज है जो आप तक पहुंची होगी या जिसका आपने ऑर्डर किया होगा? 91563 आप तक पहुंचना चाहिए या इसका आपने ऑर्डर किया होगा? ये तो हमारे स्टॉक में आना चाहिए, तभी यूनिट सेल होकर रिमेनिंग क्लोजिंग स्टॉक बचेगा। तो यहां से फिर एक और रिवर्स वर्किंग अभी होनी है। करें 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 मत। ये हमें रिक्वायर्ड क्वांटिटी है, लेकिन हमें परचेज कितनी करनी पड़ेगी? लॉसेस की परसेंटेज क्या है? लॉसेस की परसेंटेज से जी वर्किंग करवाएं। 91563 डिवाइड बाय 94 इंटू 100। नहीं, ये क्लियर है कि ये 91563 हमारे तक आना चाहिए, हमारे पास आना चाहिए, लेकिन हमें ऑर्डर कितना करना पड़ेगा? 97। हमें टोटल इस साल परचेज करने पड़ेंगे 97407, फिर ही हमारे पास 91563 यूनिट्स बचेंगे, क्योंकि 6% ने तो ट्रांजिट में लॉस हो जाना। ठीक है जी, क्लियर? अब करें वाइंड अप, अभी है एक लास्ट स्टेप। सर जी लास्ट स्टेप रहता है सर 97407, ठीक है? अब लास्ट स्टेप क्या रह गया? कौन कौन से फिगर्स आ गई? ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई, एनुअल डिमांड अब आ गई 97, जर्नल स्टूडेंट्स आप लोगों ने कर दी 97407 जी। कैलकुलेट करने की सिंपल है, ये तो फिगर अवेलेबल है। कॉस्ट ऑफ होल्डिंग पर यूनिट पर मंथ अवेलेबल है, यहाँ से वर्किंग हो जाएगी। मल्टीप्लाई बाय 12 भी होना है। एक चीज और भी ढूंढना जरा, तमाम कॉस्ट में, ऑल कॉस्ट में इन्फ्लेशन का इफेक्ट आना है, लिखे कर लेना होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर annum। एट्टी मिलेगा सबको, मल्टीप्लाइड बाय 12, चले ठीक है। 12 करके क्या हुआ? पर एनम बना, और मल्टीप्लाइड बाय 1.1 इज इक्वल टू 1056। ये कंप्लीट करना है। लास्ट टाइम में से आंसर लिखवा दो, मीटिंग ऑन है। 2528 यूनिट्स हैं, केजीज हैं? किस चीज के यूनिट्स हैं? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के यूनिट्स हैं। ठीक है जी, वर्किंग क्लियर? इस तरह कीजिएगा। सबसे पहले तो ये 3 क्वेश्चंस जो आज किए हमने, इनको रिवाइज करें।
सबसे पहला होमवर्क ये रखना। और देन सेकंड हिस्सा कीजिएगा, 2-3 क्वेश्चन जरा ये रेलेवेंट कॉस्टिंग डिसीजन मेकिंग के छोटे छोटे रिवाइज कर दीजिएगा। है कुछ चीजें जिनमें कल से इंशाल्लाह फिर मैंने एक क्वेश्चन देना पिछले टॉपिक्स का दोबारा, ताकि आपकी मेन टॉपिक्स की फिर रिवीजन शुरू हो जाए। तो आज जरा पेज नंबर 312 पे छोटे छोटे क्वेश्चन है, रेलेवेंट कॉस्टिंग डिसीजन मेकिंग, ढूंढना जरा पेज नंबर 312। पेज नंबर 312 से लेके 317 तक ये 4-5 पेजेस पे 2-3 क्वेश्चन है कुछ में डिसीजन मेकिंग। अगर ना इस में है तो थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा। लिमिटिंग फैक्टर, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स वाला, तो पेज नंबर 312 से लेके 317 तक है। ये छोटे छोटे काम भी साथ साथ करें। वो कहाँ तक पहुंचे अब मार्जिनल अब्जॉर्प्शन वाले? चलिए ठीक है, फिर आज दें टाइम से 312 से 317 एबीसी। चले एक आध दिन ठहरे फिर उसका टेस्ट दे दें। आज कौन सा दिन आता है? एक आध दिन बाद दे दीजिएगा उसका। हाँ सर ये नहीं समझ आ रही कि जब साल के शुरू के अंदर एवरेज स्टॉक है हमारे पास 6250, साल के शुरू में मंथ के शुरू के अंदर ज्यादा होंगे और एंड के अंदर कम होंगे। एवरेज तो सब स्टॉक में वो आपकी बात ठीक है। एवरेज का मीनिंग क्या होता है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। यस सर, ये होता है ना। यस सर। तो अब हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए जो क्लोजिंग है वो ये ओपनिंग है, तो सर जब डिवाइड बाय 2 करेंगे तो वही एवरेज आ जाएगा। अगर तो हमें ये पता चल जाए कि पिछले साल का ओपनिंग ये कुछ और था, क्लोजिंग कुछ और था। इस मंथ की मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, ये तो मैंने अभी आपके सामने कहा कि अगर हम एक मंथ को बेस बनाए या पूरे साल को बेस बनाए तो सेम ही चीज आएगी। वो तो अपनी वर्किंग करनी है। यस सर, यकीनन पर मंथ डाटा की बना। यस सर, लेकिन यहाँ से अगर हम चाहें तो पूरे साल की वर्किंग भी कर सकते हैं, तो उससे तो आंसर सेम आएगा। यस सर। अब ये एवरेज है, यकीनन ओपनिंग क्लोजिंग डिफरेंट होने की वजह से भी एवरेज आ सकता है। लेकिन हमारे पास क्योंकि इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हम यही अज्यूम कर सकते हैं कि जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग है वो सेम होने की वजह से एवरेज है, अनलेस हमें पता चल जाए पिछले साल ओपनिंग कुछ और था, क्लोजिंग कुछ और। यही एवरेज अज्यूम किया कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग इसकी इंफॉर्मेशन है ना। ठीक है। नहीं, क्लियर हो गया।